आज के टॉपिक में हम लोग देखेंगे विभिन्न पत्र पत्रिकाएं तथा साहित्य एवं साहित्यकार। ठीक है, ये भी आपका मॉडर्न हिस्ट्री का मिसकुलिनियस का टॉपिक है। एक लेखक का नाम आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, आधुनिक भारत के एक लेखक का नाम या फिर मध्यकालीन का तो पूछा ही जाता है, या फिर कभी कभी प्राचीन भारत के भी लेखक के नाम, किताबों के नाम आपसे एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो चलिए इस टॉपिक को आज हम लोग देख के खत्म करते हैं। एक पुस्तक का नाम है प्लेक्स एंड पीपल्स। ठीक है, क्या नाम है? प्लेक्स एंड पीपल्स। पुस्तक के लेखक कौन है? इसकी पुस्तक है विलियम एच मैकलिन। क्या नाम है? तो विलियम एच मैकलिन की बात करेंगे तो पुस्तक के लेखक की बात करें, किसके पुस्तक के लेखक है? तो प्लेक्स एंड पीपल्स। ठीक है, क्या नाम है? प्लेक्स एंड पीपल्स के लेखक कौन है? तो विलियम एच मैकलिन। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अब बात करेंगे द वर्क, यहाँ पे सॉरी द वर्क सॉरी कृति सियार उल मुथाखेरिन, जो प्लासी का युद्ध 1757 का वर्णन करती है, किसके द्वारा लिखी गई थी? तो गुलाम हुसैन के द्वारा लिखी गई थी। इससे दो प्रश्न आपके निकल कर आएंगे। दो प्रश्न क्या निकल के आएंगे, जरा इस पे ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले तो आपको ये निकल कर आएंगे, बताओ सियार उल मुथाखरिन कौन है? तो सियार उल मुथाखरिन की बात की एक पुस्तक है जो कि प्लासी का युद्ध के बारे में जानकारी देता है। और दूसरा प्रश्न ये है, बताओ इस पुस्तक का लेखक कौन है? शियार उल मुथाखरिन के लेखक कौन है? तो गुलाम हुसैन लेखक है। ठीक है, और इस पुस्तक का संबंध की बात करेंगे तो प्लासी की युद्ध से इस पुस्तक का संबंध है। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना चाहिए, काफी महत्वपूर्ण है। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे तो सियार उल मुथाखरिन की रचना सैयद गुलाम हुसैन तबताई ने की थी। ठीक है, और इस पुस्तक में प्लासी का युद्ध का वर्णन आपको देखने को मिलता है। ठीक है, यह रचना 3 खंडों में विभक्त है। प्रथम खंड में हिंदुस्तान के भूगोल, जलवायु, संतों और उलेमाओं और महाकाव्य युग के साथ ही औरंगजेब के शासन की भी जानकारी प्राप्त होती है। दूसरे खंड में देखोगे तो बंगाल का इतिहास एवं बिहार बंगाल पर ब्रिटिश वर्चस्व का वित्तन मिलता है। तृतीय खंड पे आप देखोगे तो हैदराबाद के निजाम, अवध के नवाब एवं मोहम्मद शाह पर अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण तथा मराठों के साथ उनके इतिहास का भी वर्णन मिलता है। ठीक है, तो काफी महत्वपूर्ण पुस्तक है। पुस्तक का नाम है सियार उल मुथाखरिन, जो कि प्लासी के युद्ध के बारे में आपको जानकारी देती है। इसको भी आप जरा ध्यान में रखेंगे। निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी ने एन इंट्रोडक्शन टू द ड्रीमलैंड लेखक लिखा है? ठीक है, तो भगत सिंह ने। ठीक है, कौन सी पुस्तक है? एन इंट्रोडक्शन टू द ड्रीमलैंड, किनके द्वारा लिखी गई है? तो भगत सिंह के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना, महत्वपूर्ण है। क्या नाम है? एन इंट्रोडक्शन टू द ड्रीमलैंड। ठीक है, ध्यान में इसको रखना। 27 मार्च 1931 को इनको फांसी दी गई थी। ठीक है, और लाहौर के जेल में इनको फांसी दी गई थी। मैं एक नास्तिक क्यों हूं, जेल में नोटबुक आदि की रचना की थी। ये कोई किताब नहीं, एक नोटबुक है। मैं नास्तिक क्यों हूं, ध्यान में रखेंगे, इन्हीं का है, महत्वपूर्ण है। इसे भी आप याद चाहे तो रखें। ठीक है, पूछा जाता है, एक बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान में रखेंगे। द इंडियन स्ट्रगल नामक प्रसिद्ध पुस्तक किसने लिखी? तो द इंडियन स्ट्रगल की बात करेंगे तो सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, ध्यान रखेंगे, सारे के सारे इसी तरह के प्रश्न आएंगे। ठीक है, क्योंकि हम लोग एकदम आखिरी सेशन पे पहुंच चुके हैं। अब केवल हम लोग को क्या करना है, अब इसी तरह के वन लाइनर क्वेश्चन ज्यादातर मिलेंगे, क्योंकि हमारा मॉडर्न क्या है, हम लोगों ने 528 पेज के मॉडर्न को बहुत ही आसानी से क्या किया, समाप्त किया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखें द इंडियन स्ट्रगल नामक पुस्तक की रचना किसने की है? तो ध्यान रखें, सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, ध्यान में रखना है। द स्प्रिंगिंग टाइगर, ये पुस्तक की बात करेंगे, सुभाष चंद्र बोस जी की जीवनी है। और लेखक की बात करेंगे हुटोयो, हुटोयो है। यह पुस्तक महान स्वतंत्रता सेनानी सुभाष चंद्र बोस की जीवनी है। ठीक, ऐसा प्रश्न पूछा जाएगा, इसका लेखक का नाम कम ही पूछने की चांसेस है। आपसे पूछे जाएंगे से बताओ द स्प्रिंगिंग टाइगर नाम से जो पुस्तक जो लिखी गई वो किनकी जीवनी है? तो सुभाष चंद्र बोस जी की जीवनी है। द स्प्रिंगिंग टाइगर पुस्तक जीवनी है, किनकी है? तो सुभाष चंद्र बोस जी की जीवनी है, ध्यान में रखेंगे। निम्नलिखित में से महात्मा गांधी निम्नलिखित में से महात्मा एज महात्मा के लेखक कौन है? तो महात्मा एज महात्मा के लेखक की बात करें कौन है? तो ध्यान रखेंगे, शाहिद अमीन। क्या नाम है इनका? तो इनका नाम क्या है? शाहिद अमीन। महात्मा एज महात्मा के लेखक शाहिद अमीन है। लुई फिशर एक अमेरिकी पत्रकार थे जो 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के प्रत्यक्षदर्शी थे। एक फिशर था, एक मिलर था। तो फिशर भारत छोड़ो आंदोलन, अब मिलर की बात करेंगे तो सबनीय अवज्ञा आंदोलन, दोनों को ध्यान में रखना बहुत महत्वपूर्ण है। तो लुई फिशर की बात करेंगे तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय थे, ध्यान में रखना। इन्होंने गांधी जी की जीवनी द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी लिखी है। गांधी बनाम लेनिन पुस्तक के लेखक मार्क्सवादी विद्वान, ठीक है, डांगे साहब है। तो कुछ पुस्तक इसको आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहले गांधी एज महात्मा के लेखक कौन है? तो शाहिद अमीन है। ठीक है, उसके बाद अगर बात करूंगा तो बताना है आपको। ठीक है, द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी के लेखक की बात करेंगे तो लुई फिशर है। ठीक है, गांधी बनाम लेनिन के लेखक की बात करेंगे तो मार्क्सवादी विद्वान, ठीक है, S.A. डांगे हैं। ठीक है, ध्यान में रखना। निम्नलिखित में से कौन महात्मा गांधी के जीवनीकार है? तो महात्मा गांधी के जीवनीकार की बात करेंगे लुई फिशर। लुई फिशर महात्मा गांधी के साथ कब थे? भारत छोड़ो आंदोलन या फिर सबनीय अवज्ञा आंदोलन, तो क्या बताएंगे?
कब थे? छोड़ो आंदोलन। आंदोलन में भारत सर। छोड़ो आंदोलन 1942 में, ठीक है, ध्यान में रखना है, ठीक है। आप चलते आगे देखेंगे कौन सा प्रश्न है। महात्मा गांधी का जीवनीकार लुई फिशर था, क्या था? तो एक अमेरिकी पत्रकार था। कौन था? अमेरिकी पत्रकार था, भारत छोड़ो आंदोलन को कवर करने के लिए आया था। महात्मा गांधी बनाम लेनिन, ठीक है, मतलब गांधी बनाम लेनिन के पुष्ट लेखक कौन है? तो ये मार्क्सवादी लेखक है। क्या नाम है इनका? तो डांगे साहब। क्या नाम है? तो ऐसे डांगे। अब आते हैं व्हाई सोशलिज्म नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो जयप्रकाश नारायण जी। बीपीएससी ने कई बार पूछा है इसके, व्हाई सोशलिज्म के लेखक कौन है? ठीक है, समाजवादी क्यों? तो ध्यान रखिए जयप्रकाश नारायण जी, ठीक है। जयप्रकाश नारायण एक प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी एवं समाजवादी थे। इन्होंने कांग्रेस द्वारा संचालित आंदोलनों में भाग लिया। 1930 में बिहार समाजवादी पार्टी, 1930 में बिहार समाजवादी पार्टी, 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई तथा समाजवाद ही क्यों, ठीक है, व्हाई सोशलिज्म नामक पुस्तक लिखी थी इन्होंने, ठीक है, ध्यान में रखना है। अब आते देखेंगे पुस्तक का लेखक और भी। माउंटबेटन एंड द पार्टीशन ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो ध्यान रखेंगे क्या नाम है? लारी कॉलिंस एंड डोमिनिक लापियारे, ठीक है, काफी ये लीजेंड थे ये। डोमिनिक लापियारे से और भी कुछ है, मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन उन्होंने विभाजन के ऊपर पुस्तक लिखी थी डोमिनिक लापियारे। लारी कॉलिंस एंड डोमिनिक लापियारे, ध्यान में रखिएगा, इन्होंने पुस्तक लिखी थी माउंटबेटन एंड द पार्टीशन ऑफ इंडिया। साम्राज्यवादी इतिहासकार, ठीक है, लारी कॉलिंस एवं डोमिनिक लापियारे ने भारत के विभाजन को आधार मानकर माउंटबेटन एंड दी पार्टीशन ऑफ इंडिया नामक पुस्तक लिखी, जिसमें माउंटबेटन को भारत विभाजन का दोषी नहीं ठहराया गया। मतलब लापियारे ने जो पुस्तक लिखी थी, डोमिनिक लापियारे ने, उसमें भारत विभाजन का दोषी माउंटबेटन को नहीं माना गया। एक्चुअली में ये था भी नहीं, ठीक है। द मैन हु डिवाइडेड इंडिया के लेखक कौन है? द मैन हु, रफीक जकारिया है क्या? द मैन हु डिवाइडेड इंडिया, ठीक है, आई थिंक रफीक जकारिया होगा, हाँ ठीक है। क्या है? रफीक जकारिया, ठीक है। पुस्तक पूछा हुआ है इसलिए मुझे ध्यान में था, क्योंकि आई थिंक ये इसमें पूछा था, किसी एग्जाम में पूछा हुआ है, यूपीएससी में पूछा हुआ है, ठीक है। द मैन हु डिवाइडेड इंडिया के लेखक कौन है? रफीक जकारिया। इंडिया विंस फ्रीडम किसने लिखा? तो अबुल कलाम आजाद साहब। इंडिया डिवाइडेड की बात करेंगे राजेंद्र बाबू, ठीक है, हाँ यही यही मैं कह रहा था, ठीक है। लैरी कॉलिंस एंड डोमिनिक लियापियारे ने, ठीक है, एक और भी पुस्तक लिखी थी, फ्रीडम एट मिडनाइट नामक पुस्तक, ठीक है, मतलब आधी रात्रि में स्वतंत्रता, ठीक है। तो भारत की स्वतंत्रता कब मिली थी? आधी रात्रि में मिली थी। दिन में स्वतंत्रता शाम के समय 14 तारीख को तो मिल गई थी पाकिस्तान को। अब भारत की स्वतंत्रता 14 को ही मिली थी, लेकिन दिन बदलकर रात का 15 हो गया था, आधी रात्रि में स्वतंत्रता मिली थी। जैसे डोमिनिक लापियारे ने पुस्तक लिखा फ्रीडम एट द मिडनाइट, ठीक है। इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन है? बताइए, आज तो जल्दी करवाऊंगा, 1 घंटा की क्लास हो गया आज पूरा, ठीक है। बताना है इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक, बोलते जाइए सभी लोग, ठीक है। तो अबुल कलाम आजाद हो जाएंगे, ठीक है। अरे बोलने का मतलब ये नहीं था से पूरा हेलीकॉप्टर का पंखा खोल देना है। गांधीयन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द फ्रीडम इंडिया के लेखक कौन है? गांधीयन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर फ्री इंडिया के किसने लिखी थी? तो ध्यान रखेंगे श्रीमन नारायण अग्रवाल, ठीक है। श्रीमन नारायण अग्रवाल ने एक योजना भी प्रस्तुत की थी। कौन सी योजना था? नाम क्या था? श्रीमन अग्रवाल के द्वारा जो योजना प्रस्तुत की गई थी, कौन सी योजना था? गांधीवादी योजना, ठीक है, ध्यान रखें, इन्होंने गांधीवादी योजना भी प्रस्तुत किया था। गांधीयन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर फ्री इंडिया के लेखक श्रीमन नारायण अग्रवाल है। इनका संपादन 1946 में हुआ था, ध्यान में रखना है। इंडिया फॉर इंडियन किताब किसने लिखी? इंडिया फॉर इंडियंस, ठीक है, किसने कहा? सी आर दास जी की पुस्तक है इंडिया फॉर इंडियंस, मतलब भारत भारतीयों का है, ठीक है। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन पर केंद्रित पुस्तक इंडिया फॉर इंडियंस के लेखक चित्तरंजन दास है। चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने मिलकर स्वराज पार्टी का गठन किया था। और इसके अध्यक्ष की बात करेंगे चित्तरंजन दास थे, या मोतीलाल नेहरू की बात करेंगे तो इनके सचिव थे। अब आते आगे देखेंगे कौन सा प्रश्न है। युवाओं को क्रांतिकारी राष्ट्रवाद की ओर से आकर्षित करने के लिए सचिंद्रनाथ सन्याल ने निम्नलिखित में से कौन सी रचना की? बंदी जीवन, ठीक है, बंदी जीवन जो है सचिंद्रनाथ सन्याल के द्वारा, ठीक है, क्रांतिकारी पुस्तक है। बाद में इसको बंद कर दिया गया था, ब्रिटिश सरकार के द्वारा जब्त कर लिया गया था बंदी जीवन को, ठीक है। अब आते हैं देखेंगे बंदी जीवन पुस्तक के लेखक कौन है। सेम क्वेश्चन, तो क्या बताओगे आप लोग? सचिंद्रनाथ सन्याल, सचिंद्र सन्याल, ठीक है। अब आते हैं इंडियन वार इंडिपेंडेंस 1857 के लेखक कौन है? तो क्या बताएंगे? वीडी सावरकर। राष्ट्रवादी क्रांतिकारी वीडी सावरकर ने इंडियन वार इंडिपेंडेंस 1957 नामक पुस्तक में 1857 की क्रांति को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा। सावरकर ने महाराष्ट्र में मित्र मेला तथा अभिनव भारत नामक क्रांतिकारी सोसाइटी की भी स्थापना की थी। मित्र मेला 1899 था, अभिनव भारत कब था? 1904, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक 1857 के विद्रोह का सरकारी इतिहास है? ठीक है, तो कौन सी पुस्तक है? ध्यान रखेंगे, इसका नाम है 1857, ठीक है। क्या नाम है? 1857 की बात करेंगे
तो 1857 के विद्रोह का सरकारी इतिहास है। 1857 ईस्वी के विद्रोह की शताब्दी के अवसर पर सुरेंद्र नाथ सेन, जिसको एस एन सेन कहते थे, ठीक है, की पुस्तक 1857 प्रकाशित हुई। मौलाना आजाद द्वारा प्रस्तावना के साथ मई 1957 में प्रकाशन विभाग सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा प्रकाशित किया गया था। यह पुस्तक अंग्रेजों के खिलाफ हुए पहले विद्रोह का निष्पक्ष रिकॉर्ड देती है, ठीक है, ध्यान रखेंगे 1857। मदर इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो इनका नाम क्या है? कैथरीन मेयो। क्या नाम है इनका? मदर इंडिया के लेखक कौन है? तो कैथरीन मेयो है, ठीक है। मदर इंडिया पुस्तक कैथरीन मेयो ने लिखी। लाला लाजपत राय ने अनहैप्पी इंडिया लिखा। स्वतंत्रता के लिए भारत की इच्छा तथा युवा भारत का आह्वान नामक कृतियां भी उन्होंने लिखी। मेरे जीवन और समय की यादें दो खंडों में बिपिन चंद्र पॉल की प्रसिद्ध कृति है। क्या नाम है इनका? मेरे जीवन और समय की यादें, ठीक है, कैथरीन मेयो, मदर इंडिया। अनहैप्पी इंडिया की बात करेंगे तो लाला लाजपत राय, ठीक है, ध्यान में इसको रखना चाहिए आपको, हालांकि सारा रिपीट होगा इसमें। झंडा गीत किसने लिखी थे? ध्यान रखेंगे श्यामलाल पार्षद गुप्ते, ठीक है, पूरा नाम श्यामलाल पार्षद गुप्ते समथिंग था, इन्होंने लिखी थी झंडा गीत, ठीक है। झंडा गीत क्या है हमारा, बताइए तो। हाँ ठीक है, झंडा गीत की बात करेंगे, सारे जहां से अच्छा, ठीक है। झंडा गीत श्यामलाल पार्षद झंडा गीत नहीं है सर, सारे जहां से अच्छा तो आपका राष्ट्रीय गीत है। झंडा राष्ट्रीय गीत गीत है, राष्ट्रीय है ना, हिंद ऐसे ही कुछ था झंडा गीत सारे जहां से अच्छा ही है, एक बार देख लीजिए, ठीक है। राष्ट्रीय गीत कौन है? राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है, ठीक है। राष्ट्रीय गान की बात करेंगे तो जन गण मन है। चलिए, झंडा ऊंचा सदा रहे हमारा कौन सा, किसमें आता है? उसी में होगा कहीं, देख लीजिए क्या है। अलग है जी सर, आप सही बताएं। झंडा ऊंचा रहे हमारा, अच्छा ठीक है, ठीक है, सही पकड़े हैं, अच्छा। झंडा गीत श्यामलाल पार्षद ने उस समय लिखा था जब वो कानपुर जेल में थे, बनते, ठीक है। रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखे गए राष्ट्रगान जन गण मन को सर्वप्रथम 27 दिसंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। इस गीत का प्रकाशन सर्वप्रथम सन 1905 में तत्वबोधिनी पत्रिका में भारत भाग्य विधाता के शीर्षक में हुआ था। मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया कहते थे, बाद में इसका अंग्रेजी अनुवाद किसमें छपा? द मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया के नाम से। संविधान सभा ने इस गीत को 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान के रूप में अपनाया। बांग्ला साहित्यकार बंकिम चंद्र चटर्जी ने, ध्यान रखेंगे, सन 1882 ईस्वी में प्रकाशित अपने उपन्यास आनंद मठ में राष्ट्रीय गीत लिखे थे। इसे 1896 में सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में ही गाया गया था, ठीक है। 1896 वाला भी कौन सा था? कलकत्ता अधिवेशन ही था, ठीक है। अब आते हैं, संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को इसे राष्ट्रीय गीत के रूप में अंगीकृत किया। मैथिली शरण गुप्त द्विवेदी युगिन कवि है, ठीक है, इन्हें राष्ट्र कवि भी कहा जाता है। दिनकर जी को भी राष्ट्र कवि कहते हैं, ठीक है। इनकी प्रसिद्ध रचना की बात की, यशोधरा है, भारत भारती है, साकेत है, जयद्रथ व्रत है, पंचवटी, किनकी रचना है? तो मैथिली शरण गुप्त की। अपनी साहित्यिक कृतियों के द्वारा स्वतंत्रता संग्राम में योगदान देने हेतु किन्हें राष्ट्र कवि का सम्मान प्रदान किया गया? तो ध्यान रखेंगे मैथिली शरण गुप्त, इसमें दिनकर साहब भी दिया हुआ है, ठीक है। तो मैथिली शरण गुप्त आंसर लिया, यूपी लोअर पीसीएस, ठीक है। भारत भारती के लेखक कौन है? तो ध्यान रखें कौन है? तो मैथिली शरण गुप्त है भारत भारती के लेखक, ठीक है। मुल्क राज आनंद जो दिया हुआ गलत है, ठीक है। मुल्क राज आनंद का लेखक कौन है? कुली, कुली के लेखक कौन है? मुल्क राज आनंद, ये गलत लिखा हुआ है, इसका होगा मैथिली शरण गुप्त, ठीक है, आंसर भी नहीं होगा। अब आते हैं ब्रिटिश उपनिवेशवाद के खिलाफ भोजपुरी की लोकप्रिय कविता फिरंगिया लिखने वाले कवि का नाम क्या है? बिहार से ही आते हैं, ठीक है, मनोरंजन प्रसाद। क्या नाम है इनका? मनोरंजन प्रसाद, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, मनोरंजन प्रसाद सिन्हा, ठीक है। भारत द्वारा ब्रिटिश उपनिवेशवाद के खिलाफ भोजपुरी में लोकप्रिय कविता फिरंगिया की रचना की। यह कविता वर्ष 1921 में असहयोग आंदोलन के दौरान लिखी गई। उल्लेखनीय है कि मनोरंजन प्रसाद सिन्हा भोजपुरी के लेखक, कवि और प्रोफेसर तथा राजेंद्र कॉलेज छपरा बिहार के प्रधानाचार्य थे। इनका जन्म 10 अक्टूबर 1900 को हुआ था, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये प्राचार्य थे, ध्यान रखेंगे, प्रधानाचार्य थे। इन्होंने लिखा था क्या लिखा था? फिरंगिया, ठीक है, जिसको ब्रिटिश सरकार ने बाद में क्या किया था? जब्त कर लिया गया था। खिस्सा राधा कन्हैया के लेखक कौन थे? खिस्सा राधा कन्हैया के लेखक है नवाब वाजिद अली शाह। क्या बात है, ठीक है। तो नवाब वाजिद अली शाह की बात करें, लिखा खिस्सा राधा कन्हैया, ठीक है। खिस्सा राधा कन्हैया के लेखक नवाब वाजिद अली है, ठीक है। अवध के नवाब वाजिद अली शाह को ठुमरी संगीत विद्या के जन्मदाता के रूप में जाना जाता है। क्या चीज को जानते हैं? तो ठुमरी संगीत विद्या के जन्मदाता के रूप में ही इनको जानते हैं। इन्होंने रहस्य राम और, ठीक है, रहस्य राम और खिस्सा राधा कन्हैया जैसे प्रदर्शनों तथा हिंदी रंगमंच को प्रश्रय प्रदान किया। उल्लेखनीय है कि वाजिद अली शाह स्वयं इन नाटकों के अभिनय भी करते थे, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तो ये काफी कलाकार व्यक्ति थे। अपने समय का चर्चित उपन्यास झीनी झीनी विनी चदरिया
के लेखक कौन है? तो अब्दुल बिस्मिल्लाह, ठीक है, ध्यान रखें। झीनी झीनी बिनी चदरिया के लेखक कौन है? यूपीपीसीएस पूछा है, तो अब्दुल बिस्मिल्लाह। क्या नाम है इनका? अब्दुल बिस्मिल्लाह। अपने समय की चर्चित उपन्यास झीनी झीनी बिनी चदरिया के लेखक अब्दुल बिस्मिल्लाह है। यह उपन्यास बनारस के सारी बुनकरों की जिंदगी पर आधारित है, ध्यान में रखेंगे। इसकी अन्य रचनाएं इस प्रकार है: अपवित्र आख्यान, ठीक है, मुखरा क्या देखे, समर शेष है, ठीक है, जहरवाद, दंत कथा, अतिथि देवो भव, रैन बसेरा, शादी का जोकर, टूटा हुआ पंख, कितने 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 सवाल, ठीक है, ये सबके सब लेखक कौन है? तो अब्दुल बिस्मिल्लाह साहब जो है लेखक है। लेकिन आपसे पूछा जाएगा झीनी झीनी बिनी चदरिया का क्या है उसका इसका सारांश क्या है? तो ध्यान रखिएगा, बनारस के, ठीक है, बनारस के, ध्यान में रखेंगे, सारी बुनकरों के जिंदगी पे ये कहानी है, अब्दुल बिस्मिल्लाह के द्वारा लिखी गई, झीनी झीनी बिनी चदरिया, ठीक है। संस्कृति के 4 अध्याय पुस्तक के लेखक की बात करेंगे तो रामधारी सिंह दिनकर है, ठीक है। रामधारी सिंह दिनकर की बात करेंगे तो इन्होंने पुस्तक लिखी थी, ये कौन सी? ध्यान में रखेंगे, संस्कृति के 4 अध्याय, ठीक है। संस्कृति के 4 अध्याय पुस्तक के लेखक रामधारी सिंह दिनकर। इस पुस्तक में दिनकर जी ने भारत के सांस्कृतिक इतिहास को 4 भागों में बांटकर लिखने का प्रयास किया। रेणुका, हुंकार, रंसवती, उसके बात करेंगे रामधेनी, कुरुक्षेत्र, उर्वशी, रश्मि रथी। रश्मि रथी इनका काफी अधिक चर्चित है। आदि रामधारी सिंह दिनकर की अन्य रचनाएं। संस्कृति के 4 अध्याय को 1959 में अकादमी पुरस्कार भी दिया गया था, ठीक है, ध्यान में रखना है, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था संस्कृति के 4 अध्याय को। आप देखें निम्नलिखित में किसे विरोधी कवि कहा जाता है, ठीक है, तो काजी नजरुल इस्लाम को विरोधी कवि के रूप में जाना जाता है, हालांकि बंगाली कवि है। क्या नाम है? काजी नसरुल इस्लाम को क्या बोलते हैं? विरोधी कवि के नाम से भी जानते हैं, यह भी आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। देखेंगे काजी नसरुल इस्लाम को विरोधी कवि के रूप में जाना जाता है। इनका जन्म 1899 को आसनसोल बंगाल के पास, ठीक है, चुरलैया गांव में हुआ था, ठीक है। उनकी कविता में, ठीक है, विद्रोह के स्वर होने के कारण उनको विद्रोही कवि के नाम से जाना जाता है। उनकी कविता का मुख्य विषय, ठीक है, मनुष्य के ऊपर मनुष्य का अत्याचार तथा सामाजिक अनाचार आदि है। 1922 में आई इनकी कविता विद्रोही ने इन्हें लोकप्रिय बना दिया। 1972 में उन्हें बांग्लादेश ने अपना राष्ट्र कवि घोषित किया है। उनकी रचनाओं में एक आवारा की जिंदगी, मुक्ति, विद्रोह आदि शामिल है। तो बांग्लादेश के राष्ट्र कवि कौन है? तो काजी नजरुल इस्लाम, ठीक है। भारत के राष्ट्र कवि की बात करेंगे, क्या है बताइए? भारत के राष्ट्र कवि यही था रामधारी काजी सिंह। नसरुल इस्लाम। मैथिली शरण गुप्त, ठीक है, ध्यान रखें, मैथिली शरण गुप्त। कहीं कहीं पे दिनकर भी आंसर लिया, ठीक है। अब आते हैं स्वतंत्रता संग्राम के समय लिखी गई सखाराम गणेश देउस्कर की पुस्तक देशोर काठा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। ये क्रांतिकारी पुस्तक थी। इस पुस्तक ने औपनिवेशिक राज्य द्वारा मस्तिष्क की सम्मोहक विजय के विरोध में चेतावनी दी। इस पुस्तक में स्वदेशी नुक्कड़ नाटकों तथा लोकगीतों को प्रेरित किया। देशको द्वारा देश शब्द का प्रयोग बंगाल क्षेत्र के विशिष्ट संदर्भ में किया गया था। तो बताना इसका एक या दो कथन की बात करेंगे सही है, बाकी तीसरा वाला गलत है, ठीक है। तीसरा क्यों गलत है? तो देश की स्वतंत्रता को अपने जीवन का लक्ष्य बनाने वाले सखाराम गणेश देवस्कर ने क्रांतिकारी आंदोलन से भी संपर्क रखा और बंगाल तथा हिंदी में साहित्य की रचना करके जन जागृतियों में योगदान दिया। वर्ष 1904 में देशूर कथा, देश की कथा नामक पुस्तक लिखी। इस पुस्तक में स्वदेशी नाटकों एवं लोक गीतों के माध्यम से ब्रिटिश राज्य को उनके सम्मोहक विजय के लिए चेतावनी दी गई। उनके लिए इस ग्रंथ देशोर कथा ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में अहम भूमिका निभाई। इसमें देश शब्द का प्रयोग संपूर्ण भारतवर्ष के लिए प्रयुक्त किया गया था, न कि केवल बंगाल के लिए। 1910 में ब्रिटिश सरकार ने इस पे क्या कर दिया? सखाराम देवस्कर की पुस्तक देशोर कथा पे क्या कर दिया? तो प्रतिबंध लगा दिया। इसको भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। उपन्यास दुर्गेश नंदी के लेखक की बात करेंगे तो बंकिम चंद्र चटर्जी है दुर्गेश नंदिनी, ठीक है, बंगाली उपन्यासकार है बंकिम चंद्र चटर्जी जी। तो प्रसिद्ध उपन्यास दुर्गेश नंदी के लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी है। यह 19वीं सदी के उत्तरार्ध में लिखा गया ऐतिहासिक उपन्यास है। प्रसिद्ध बंगला साहित्यकार बंकिम चंद्र चटर्जी की पहली रचना है। इसके अलावा इसका प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ है, जिसमें राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम का संकलन आपको देखने को मिलता है। बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ को बंगाली देशभक्ति का बाइबल भी कहा जाता है। यह भी पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा। इस पुस्तक का कथन सन्यासी विद्रोह पर आधारित है। तो ये पूछा जाता है ना, सन्यासी विद्रोह के बारे में चर्चा किसमें मिलती है? तो आनंद मठ में मिलती है, ठीक है। इस पुस्तक का राष्ट्रीय आंदोलन के विकास में महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। रविंद्रनाथ टैगोर भी बंगला साहित्यकार थे, ठीक है। इन्होंने गोरा लिखा, गीतांजलि की रचना की है, ठीक है। काबुली वाला की रचना इन्हीं का है, ठीक है। तारकनाथ गंगोपाध्याय बंगला साहित्य के प्रसिद्ध रचनाकार थे, यह भी आपको ध्यान में रखना है। निम्नलिखित में से कौन सा 19वीं सदी के उत्तरार्ध में लिखा गया महत्वपूर्ण ऐतिहासिक उपन्यास है? ठीक है, तो क्या नाम है? दुर्गेश नंदिनी। क्या नाम है? दुर्गेश नंदी। दुर्गेश नंदी के लेखक कौन है? अभी जस्ट पता, बंकिम चंद्र चटर्जी, ध्यान में रखिएगा।
आनंद मठ उपन्यास की कथा वस्तु किस पे आधारित है? तभी जस्ट मैंने बताया आपको, सन्यासी विद्रोह पे आधारित है। तो सन्यासी विद्रोह कब हुआ था? 1855-56 में हुआ था। हालांकि ये पुस्तक जो है आनंद मठ, ये लगभग 1882 के आसपास लिखी गई थी। ठीक है 1860 सर 1860 में ना सन्यासी विद्रोह। 55-56 तो आपका सॉरी 1859-60, मिस्टेक। हाँ, वही 55-56 में संथाल विद्रोह। ठीक है, क्या होगा? 59-60 होगा। ठीक है, हालांकि पुस्तक जो थी 1882 के आसपास लिखी गई थी। ठीक है, निम्नलिखित पुस्तकों में से किस पुस्तक का संबंध भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के विकास से जोड़ा जाता है? तो आनंद मठ, आपको ध्यान में रखना है इसको। अब आते हैं, ठीक है, अब देखेंगे इस प्रश्न का उत्तर बताइए। ठीक है, आनंद मठ किसने लिखी? तो बता ही दोगे आप, बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखी। ठीक है, निम्न में से किस पुस्तक को बंगाली देशभक्ति का बाइबल कहा जाता है? जस्ट अभी मैंने रिपीट किया था, क्या बताओगे? आनंद मठ को। ठीक है, वंदे मातरम गीत लिखा गया था, किनके द्वारा लिखा गया था? तो ध्यान में रखेंगे वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी, तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं। ठीक है, अब आते हैं निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक सन्यासी विद्रोह का आदर्श थी? तो क्या बताओगे? तो आनंद मठ सन्यासी विद्रोह पर आधारित है। नील दर्पण नाटक के लेखक कौन थे? नील दर्पण मित्र के दीनबंधु मित्र। क्या नाम है इनका? नील दर्पण के लेखक दीनबंधु मित्र। ठीक है, और नील विद्रोह कब हुई थी? 1859 में। ठीक है, 58-59, ध्यान में रखिएगा। बंगाल के किस जिले में? तो बंगाल के नदिया, कौन सी जिले से प्रारंभ हुआ था? नदिया जिले से। ठीक है, कौन थे नेता? कौन थे नील विद्रोह के? दीनबंधु दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास इसके नेता थे। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। चलिए, नील दर्पण या इंडिगो प्लांटिक मिरर, ब्लू मिरर 1858-59 ईस्वी में दीनबंधु मित्र द्वारा लिखित एक बंगाली नाटक है। नाटक बंगला में सामाजिक आंदोलन के संदर्भ में लिखा गया, जिसे नील विद्रोह के रूप में जाना जाता है। यह नाटक नील की खेती करने वाले भारतीय किसानों या रैयतों के साथ किए जाने वाले व्यवहार की जांच करता है। ठीक है, यह नाटक 1860 में ढाका में प्रकाशित हुआ था। ठीक है, माइकल मधुसूदन दत्त ने इस अमर बंगाली नाटक का अंग्रेजी में अनुवाद किया था, रेवरेंड जेम्स लॉन्ग द्वारा प्रकाशित किया गया। ठीक है, तो नील दर्पण जो नाटक जो उसका अंग्रेजी अनुवाद माइकल मधुसूदन दत्त ने किया था, ये VBI है, हो सकता है किसी भी एग्जाम में पूछ दिया जाए आपसे, तो आपको जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, चलिए, बताना है दीनबंधु मित्र के नाटक नील दर्पण में निम्नलिखित में से किसके ऊपर अंग्रेजों के अत्याचार का वर्णन किया गया? तो क्या बताओगे? तो इंडिगो फार्मर्स के ऊपर, इसको आपको ध्यान में रखना है। बिल्कुल बताना है। दीनबंधु मित्र ने बंगला में एक नाटक प्रकाशित किया जिसका शीर्षक नील दर्पण था, जिसमें नील की खेती करने वालों पे अत्याचार को दर्शाया गया। नाटक का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया? तो माइकल मधुसूदन दत्त ने। ठीक है, अब प्रकाशन किसने किया? तो ध्यान रखें, रेवरेंड जेम्स लॉन्ग के द्वारा प्रकाशित किया गया था। ठीक है, बताना है, यहाँ पे सत्य कथन नहीं है, उनके बारे में बात करनी है। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की रचना बंकिम चंद्र चटर्जी ने मूल बंगला भाषा में की थी। शक संबर पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग में चैत्र सामान्यतः 22 मार्च को, अधिवर्ष 21 वर्ष को पड़ता है। भारत में राष्ट्रीय ध्वज के प्रारूप को संविधान सभा ने 22 जुलाई 1947 को अपनाया। तो रविन्द्रनाथ ठाकुर द्वारा, ठीक है, रविन्द्रनाथ ठाकुर द्वारा बंगाल में रचित गान जन गण मन के हिंदी संस्करण को संविधान सभा ने भारत के राष्ट्रगान के रूप में 24 जनवरी 1950 को अपना लिया। ये ठीक है, ये ठीक है, ये भी ठीक है। तो ये बांग्ला में नहीं था, संस्कृत में था ना? किसमें था ये? बांग्ला में था। तो गलत क्या है इसमें? गलत तो ये लिया है ना इसमें, संस्कृत में था। ठीक तो है, वही तो बोला संस्कृत में होगा। ठीक है, वंदे मातरम भारत का राष्ट्रीय गीत है। इसकी रचना बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा किया गया था। ये प्रसिद्ध, देखे ना। हाँ ठीक है, संस्कृत भी था, वही कह रहा था। तो गलत लिया है तो मतलब दोनों मिश्रित होगा, यही मतलब गलत किसी ने किसी रीजन से तो लिया होगा ना। तो संस्कृत और बांग्ला भाषा में थी। ठीक है, मतलब मिश्रित थी ये। बांग्ला उपन्यास आनंद मार्च से लिया गया है। ठीक है, 1896 में कलकत्ता अधिवेशन में सर्वप्रथम इसको गाया गया। भारत के राष्ट्रगान जन गण मन को सर्वप्रथम 1911 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन में गाया गया। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम, राष्ट्रगीत वंदे मातरम की रचना बंकिम चंद्र चटर्जी ने संस्कृत बांग्ला मिश्रित भाषा में की थी, मतलब दोनों भाषा है। ठीक है, ध्यान में रखना, न तो केवल संस्कृत है और न तो केवल बांग्ला है। ठीक है, प्रसिद्ध गीत सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, इसके बाद का पता ही होगा आपको क्या है। इसके लेखक कौन है? इसके रचयिता की बोल रही, फेमस जिसने बनाया उनकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, फेमस तो राम प्रसाद बिस्मिल साहब ने बनाया था, लेकिन इनके मुख्य रचयिता कौन थे? बिस्मिल अजीमाबादी। क्या नाम थे? तो सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, की रचना बिस्मिल अजीमाबादी ने 1921 में कहां पे थी? पटना में की थी। इनको इसीलिए बोलते हैं अजीमाबादी। ठीक है, अजीमाबाद के रहने वाले होंगे बिस्मिल साहब। ठीक है,
प्रसिद्ध गीत की पंक्तियां अंग्रेजों के विरुद्ध भारत के स्वतंत्रता संग्राम के युद्ध में नारा बन गई। इन्हें अमर करने वाले व्यक्ति जो थे राम प्रसाद बिस्मिल थे। तो बिस्मिल साहब ने ही लिखा था, बिस्मिल साहब ने भी अमर किया था, लेकिन ये अजीमाबादी थे, इनके राम प्रसाद लगा होता। कंफ्यूजन नहीं करना है, राम प्रसाद बिस्मिल साहब ने इसको फेमस किया था, लेकिन लिखने वाले भी बिस्मिल साहब ही थे। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, अब आते हैं देखेंगे ये हुम का वह जीवनी लेखक कौन था जो बाद में इंडियन नेशनल कांग्रेस का अध्यक्ष बना। तो विलियम बेडनबर्ग, विलियम बेडनबर्ग की बात करेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष रहे थे। ठीक है, 1910 में अध्यक्ष रहा था, एक बार और भी रहा था ना, 1889 में भी अध्यक्ष रहा था, 2 बार ये अध्यक्ष रहा था विलियम बेडनबर्ग। ठीक है, कांग्रेस के पहले ब्रिटिश अध्यक्ष कौन थे? पहले ब्रिटिश अध्यक्ष कांग्रेस के, मतलब कांग्रेस के पहले ब्रिटिश अध्यक्ष इंडियन नेशनल कांग्रेस के यूले थे। कब बने थे यूले, कब बने थे? 1888 में। 88 में। 85, 86, 87, 85, 86, 87, 88 में यूले थे। जी सर। बैरुद्दीन तैयब जी किसमें होंगे? 87 में। ठीक है, 88 में थे। हाँ ठीक 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 है। ठीक है, एओहुम की जीवनी के लेखक विलियम बेडनवर्थ थे। एओहुम की जीवनी 1913 में प्रकाशित की गई। विलियम बेडनवर्थ 1889 और 1910 में 2 बार कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। तो एओहुम को कांग्रेस का जन्मदाता एवं पिता भी कहा जाता है। तो लगभग 88 और 89 में दोनों बार अगर लगातार ब्रिटिश ही हो गया ना। एओहुम का जीवनीकार कौन था? तो ध्यान रखेंगे डब्ल्यू बेडनवर्थ। ये 1889 में विलियम बेडन, एक बार चेक कीजिएगा, तो लगभग 88 हो गया, 1888। यूले 1889। सही है हाँ, ये सर। दोनों ब्रिटिश लगातार हो गया नहीं। हाँ, ठीक इलाहाबाद है, और फिर बम्बई में हुआ था। 88 इलाहाबाद, बम्बई 89 में फिर। ठीक है, ठीक ठीक। चलिए देखिए, निम्नलिखित में से किस अग्रणी बंगाली महिला ने 1910 और 1913 के बीच अपनी आत्मकथा अमार कथा को धारावाहिक के रूप में प्रसिद्धित किया? तो इनका नाम था विनोदिनी दासी हो सकता है। ठीक है, कलाकार भी थी ये। क्या लिया इसका? हाँ ठीक है, तो बिल्कुल विनोदिनी दासी की बात करेंगे तो ये बहुत बड़ी थिएटर करने वाली थी, कलाकार थी और क्रांतिकारी भी थी। ठीक है, तो ध्यान रखिए क्या नाम था इसका? विनोदिनी दासी। कलकत्ता की प्रसिद्ध बंगाली भाषा की नाट्य अभिनेत्री एवं लेखिका थी। इन्होंने अपनी आत्मकथा अमार कथा में अपने जीवन पे किए गए कार्यों का वर्णन किया। उन्होंने 12 वर्ष की उम्र में अभिनय शुरू किया था और 1913 में उन्होंने अपनी आत्मकथा भी प्रकाशित की थी। अमार कथा 1913, मतलब अमार कथा मतलब मेरी कहानी। ठीक है, ध्यान रखिए किसकी आत्मकथा है? तो विनोदिनी दासी की। ठीक है, ध्यान रखेंगे। गांधी जी के द्वारा गाया हुआ प्रिय एवं प्रसिद्ध वैष्णव जन के तेनु कहिए पीर पराइने के लेखक कौन है? तो गुजरात के कौन से कवि? क्या नाम है गुजरात के कवि का नाम? क्या नाम है उनका? नरसिंह मेहता। ठीक है, तो ध्यान में रखना है इसकी रचना किसके द्वारा की गई थी? तो 16वीं शताब्दी के नरसिंह मेहता के द्वारा। वैष्णव संत थे। कौन थे? वैष्णव संत थे। ध्यान रखेंगे, वैष्णव जन को तेने कहिए भजन 16वीं शताब्दी के संत नरसिंह मेहता के द्वारा गुजराती भाषा में किया गया, प्रसिद्ध है। यह भजन महात्मा गांधी के नित्य की प्रार्थना में सम्मिलित था। इस भजन में वैष्णव जनों के उत्तम आदर्श एवं वृत्तियों को वर्णन किया। अभी भी आप सुनोगे ना तो बड़ा सुकून मिलेगा। ठीक है, अपने से कितने लोगों ने सुना है मुझे नहीं पता, लेकिन मैं तो इसे हमेशा सुनता हूँ। बड़ा बेहतरीन लगता है सुनने में। बड़ा बच्चे लोग आ रहे हैं इसमें, देखेंगे ना वीडियो में बच्चे लोग आ रहे हैं, काफी अच्छा लगता है सुनने में। और इसका ओरिजिनल प्रिंट सुनिएगा जो कि इस पे डीडी नेशनल पे होगा ना, सो सुनिएगा तो थोड़ा पुराना कल्चर, पीछे का कल्चर आपको दिखाएगा, नया वाला नहीं। डीडी कल्चर में देखिएगा, डीडी कल्चर का है, सॉरी डीडी नेशनल का है, तो वहां पे बहुत अच्छा लगता है सुनने में। बापू माई मदर शीर्षक के स्मरण किसने लिखा? तो ध्यान रखें बापू माई मदर। ठीक है, तो मनुबेन। ठीक है, ध्यान रखें मनुबेन गांधी ने लिखा है। ठीक है, ध्यान रखें बापू माई मदर शीर्षक स्मरण कुमारी मधुबेन गांधी ने लिखा है। प्रसिद्ध इतिहासकार एवं विद्वान बी आर नंदा ने, ठीक है, गांधी जी की जीवनी महात्मा गांधी ए बायोग्राफी नामक भी पुस्तक लिखी है। निम्नलिखित में से कौन महात्मा गांधी के जीवनीकार है? तो ध्यान रखें बी आर नंदा। इन्होंने महात्मा गांधी के जीवनीकार जीवनी लिखी है, ध्यान में इसको रखना है। अब आगे देखेंगे, बताना है आपको निम्नलिखित में से कौन एक जवाहरलाल नेहरू के जीवनीकार है? तो क्या नाम है इनका? फ्रैंक मॉरिस। क्या नाम है इनका? तो फ्रैंक मॉरिस की बात करेंगे तो इनका जीवनीकार है, ध्यान में रखना है। मदरलैंड को किसने प्रकाशित किया था? मदरलैंड की बात करेंगे मजहरूल हक। ठीक है, कौन थे मदरलैंड के लेखक? कौन है? मजहरूल हक। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये मदरलैंड नामक समाचार पत्र का प्रकाशन मौलाना मजहरूल हक ने किया। बिहार के एग्जाम में पूछा जा सकता है। निम्नलिखित में से किसने द आइडिया ऑफ इंडिया नामक पुस्तक लिखी? किसने लिखी? तो सुनील खिलनानी ने। ठीक है, द आइडिया ऑफ नामक पुस्तक की रचना सुनील खिलनानी ने की थी, 1997 में की थी। तो ये सब पूछने का कम चांस है।
ध्यान में रखेंगे, ठीक है। बताना हिस्ट्री ऑफ द ब्रिटिश इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो ध्यान रखें जेम्स मिल, ठीक है। जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को कितने भागों में बांटा था, कोई बताएंगे हमें? एनीवन? 3 भागों में बांटा था। 3 भागों में बांटा एक था। होगा इंडियन, हाँ, इंडियन, उसके बाद मतलब इंडियन कर रहा हिंदू, सॉरी इंडियन में लिख रहा हूँ, ठीक है। एक हिंदू, हिंदू, फिर मुसलमान हाँ, ब्रिटिश। और एक ब्रिटिश, ठीक है। ये जो वर्गीकरण जो था किसका था, तो जेम्स मिल का था, इसे आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। बिल्कुल। हिस्ट्री ऑफ इंडिया नामक प्रकाशन 1870 में किया गया था। इसकी रचना अंग्रेजी इतिहासकार तथा साम्राज्यवादी विचारक जेम्स मिल ने किया था। ये कई खंडों में प्रकाशित हुई थी तथा ब्रिटिश साम्राज्यवादियों के मध्य मानक संघर्ष ग्रंथ के रूप में स्थापित रहा। बताना लैंडमार्क्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नेशनल डेवलपमेंट नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो क्या बताएंगे? लैंडमार्क्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड नेशनल डेवलपमेंट में इसका कौन है भाई? गुरुमुख निहाल सिंह। क्या लिया इसके आंसर? ठीक है, तो क्या लिया? गुरुमुख निहाल सिंह, ठीक है। गुरुमुख निहाल सिंह, ठीक है। ध्यान में रखेंगे, राजस्थान के प्रथम राज्यपाल है ये। गुरुमुख निहाल सिंह ने लैंडमार्क्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नेशनल डेवलपमेंट नामक पुस्तक लिखी थी, जिसका प्रकाशन दिल्ली में 1950 में किया गया था। द इंडियन नेशनल मूवमेंट डी लॉन्ग टर्म डायनेमिक्स के लेखक कौन है, तो ध्यान रखें क्या हो जाएगा, बिपिन चंद्र हो जाएंगे, ठीक है। तो बिपिन चंद्र पॉल ध्यान में रखेंगे, इनके लेखक है, इसको आपको ध्यान में रखें, बिपिन चंद्र इनके लेखक है। बिपिन चंद्र पॉल नहीं, सीधे बिपिन चंद्र है, जो कि मॉडर्न हिस्ट्री के लिए जाने जाता है, ठीक है। पॉल बिपिन नहीं, ठीक है, ध्यान में चंद्र। रखना है। हाँ, बिपिन चंद्रा कह सकते हैं। तो इंडियन नेशनल मूवमेंट की बात करें, द लॉन्ग टर्म डायनेमिक्स के लेखक कौन है? बिपिन चंद्र, जिनकी किताब आप लोग पढ़ते हो, ठीक है। आप देखोगे इनकी और भी बहुत सारी किताब है, ठीक है। आधुनिक भारत के जाने माने इतिहासकार हैं। इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, द राइज एंड ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक्स नेशनलिज्म, इन सब के सब इन्हीं की रचना है। इंडियन स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस पुस्तक के लेखक कौन है, तो ध्यान रखें बिपिन चंद्र है, ध्यान में रखेंगे। अब आते हैं जर्नी थ्रू द किंगडम ऑफ अवध इन द ईयर, ठीक है। 1849 टू 50 के लेखक कौन है, तो ध्यान रखें स्लीमैन है, ठीक है। जो कि वहां का मतलब कौन था? रेजिडेंट भी बना था, ठीक है। कौन था? स्लीमैन वहां के रेजिडेंट भी बना था, ठीक है। W.S. स्लीमैन ने जर्नी थ्रू द किंगडम ऑफ अवध इन द ईयर 1849 टू 50 नामक रिपोर्ट लिखी। इन्हें ब्रिटिश में ठगी प्रथा के अंत के लिए भी जाना जाता है। जिस समय ठगी प्रथा का अंत हुआ उसमें ब्रिटिश वायसराय कौन था, तो क्या बताएंगे?